हाय फ्रेंड्स, मैं इसके चैनल से फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने आपको धातु और अधातु के साथ साथ धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में बताया। आज का सेशन है कि आज के इस वीडियो में हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म के यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। वैसे टॉपिक तो ये पुराना है, लेकिन जो तरीका और जो अंदाज होगा वो बिल्कुल नया होगा और आपको तब पता चलेगा जब आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको लगे कि हाँ, इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी प्राथमिकता पूरी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले बच्चों के लिए भी फायदा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। लेकिन धातु के बारे में जान गए, अधातु के बारे में जान गए, लेकिन अब बचता है उपधातु। उपधातु के जानने के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल सीखेंगे। उपधातु ये वैसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। अपने पहले वाले वीडियो में बताया कि धातु की संख्या 91, अधातु की संख्या 17 तथा उपधातु की संख्या 8 होती है। आज वही नया अंदाज सीखेंगे जिसे आप रटने से बचते हैं। आप सीखेंगे वो भी एक मजेदार ट्रिक के साथ। वही अंदाज अब आपके सामने मिलने जा रहा। उपधातुओं को याद करने का ट्रिक है, बॉस जी आज तुम ऐसे टीपियो। उपधातु की संख्या 8 है, उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, बॉस जी आज तुम ऐसे टीपियो। बी से बोरॉन, इसका संकेत बी। से सिलिकॉन, इसका संकेत SI। जी से जर्मेनियम, GE। आज आर्सेनिक, AS। तुम से हो जाए टेलुरियम, जिसका संकेत TE। ऐसे एस्टेटाइन, इसका सिंबल AT। टी से हो जाएगा एंटीमनी, इसका संकेत SB। PO पोलोनियम। अब हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में पहला गुण है वायु के साथ अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो धातु होता है उसका ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन मीन्स वायु से कराते हैं तो वो धातु का ऑक्साइड बनाता है। जैसे अगर आप कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन ये तीनों समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, और जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। अगर आपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए और अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझ को विकसित कीजिए। अगर आप 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संतुलित हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 3, समीकरण को संतुलित करने का एक हमने पार्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक समीकरण में हमारा संतुलित है। लेकिन अलग अलग धातु ऑक्सीजन से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। जैसे इसमें 4 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, सोडियम और पोटेशियम के बारे में। ये इतने क्रियाशील होते हैं कि ये वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। प्रश्न आता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है?
क्योंकि जब इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें आकस्मिक आग पकड़ लेती है। अगला है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ये ऑक्सीजन में से धीरे धीरे अवक्रिया करते हैं और अवक्रिया करने के बाद इसमें धातु के ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अगला है हमारा Fa। लोहा जो है तो वायु से अवक्रिया तो नहीं करता है, जलता तो नहीं है, लेकिन जब इसका महीन चूर्ण बना करके जब आग में डालते हैं तो उसमें आकस्मिक उसमें होता है आग पकड़ लेता है। इसलिए ये तो जनरली अवक्रिया नहीं करता, लेकिन जब इसको महीन चूर्ण बना लेते हैं तो वायु से जलने लगता है, वायु में जलने लगता है। एल्यूमिनियम और Ag मतलब सिल्वर और Au सोना, ये वायु से अवक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग आभूषणों में भी किया जाता है क्योंकि ये संक्षारित नहीं होते हैं। अब कुछ धातु के ऑक्साइड होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं। अब ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, आइए जांचते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे कहते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। और अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया क्यों करेंगे, क्योंकि इनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। आपको हमने बताया था जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वे हमारे क्षारीय होते हैं, यानी भास्मिक। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड जिनमें क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे पहला अभिक्रिया हमने सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारा उभयधर्मिक ऑक्साइड है, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हम अम्ल से करा रहे हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। इसे हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। फिर इस ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं तो ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। इसे हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, और जल का निर्माण करता है। दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया पहले अम्ल से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और जल बनता है। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम क्षार यानी सोडियम ऑक्साइड से कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है। इसको हम लोग सोडियम जिंकेट कहते हैं, सोडियम जिंकेट। हमने देखा धातुएं ऑक्सीजन से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। अब इसको हम लोग एक नए तरीके से सजाए हैं और उसको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा सक्रिय वायु से अभिक्रिया करने वाला कौन है। तो सबसे अधिक पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, लेड और कॉपर। यानी सबसे कम वायु से अभिक्रिया करने वाला तत्व हमारा कॉपर और सबसे अधिक अभिक्रिया करने वाला हमारा पोटेशियम। अगला गुण है हमारा जल के साथ अभिक्रिया। जिस प्रकार धातुएं वायु से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं, उसी तरह जल के साथ भी धातुएं अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कई ऐसी धातुएं हैं जो जल से अभिक्रिया करती ही नहीं है, कई धातुएं हैं जो केवल ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, कई केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से तत्व हैं जो जल से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले जानते हैं धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो धातु के साथ हम लोग देख रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया सोडियम
पोटेशियम और कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये जो अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। टाइप ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने बताया है उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को प्लीज आप देख करके अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाइए। यानी अब देखे हैं केवल भाप के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ऐसे धातु हैं जो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा Fe+H2O, यहाँ पे H2O ठंडा है या गर्म। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो होते हैं वो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद गर्म जल के साथ मैग्नीशियम केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। लेड, कॉपर, Ag सिल्वर और Au सोना, वो तो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में है। अगर जल से अभिक्रिया करता तो सिल्वर और सोना का उपयोग हम लोग आभूषण के निर्माण में नहीं करते। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके ऊपर तैरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वे उस धातुओं के साथ चिपक जाते हैं जिससे ऊपर तैरने लगते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पोटेशियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं। अब यहाँ पे यह जो H2O है आपको पता करना होगा कि यह ठंडा है, गर्म है या भाप है। तो आपने पढ़ा कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम केवल ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए H2O यहाँ पे ठंडा है। अभिक्रिया करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ साथ यह अभिक्रिया जब ऊष्माक्षेपी है तो ऊष्मा का भी निर्माण होगा। फिर सोडियम की अभिक्रिया H2O से देखते हैं। यहां पर H2O भी ठंडा है क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए यहां पे H2O ठंडा है। क्या होगा जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया भाप से कराते हैं, गर्म जल से कराते हैं। गर्म जल नहीं दे, केवल मैग्नीशियम प्लस H2O दे, तो आपको पता होना चाहिए H2O यहाँ पे ठंडा नहीं गर्म है। और गर्म करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा क्या होगा जब लेड की अभिक्रिया H2O से कराते हैं। कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लेड, कॉपर, Ag, Au जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब धातुओं के इस अभिक्रिया में आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया H2O। अब यहाँ पे जो H2O है ना ही ठंडा है ना ही गर्म है, यहाँ पे वाष्प है, भाप के रूप में है, क्योंकि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक केवल भाप के साथ अभिक्रिया, लेकिन दर्शाते हैं हम H2O। तो जब एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जब आयरन की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी कि धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु की ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हैं। धातुएं जल के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करेंगी। अब आपको रिएक्शन देके पूछेगा कि एल्यूमिनियम H2O, यहाँ पे H2O है गर्म, ठंडा, वाष्प, तो आपको पहचानना पड़ेगा एल्यूमिनियम है इसलिए H2O यहाँ पे वाष्प है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले गुण की तरफ। धातु के रासायनिक गुणधर्म में हमारा तीसरा गुण है अम्ल के साथ अभिक्रिया। इस अम्ल को हम 3 भागों में बांटेंगे: तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। धातुएं अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं।
इस सेशन में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम बाद में बताएंगे। पहले देखते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु के क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे आयरन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किया, आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस मुक्त। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन मोस्ट VVVI इंपोर्टेंट बात, कॉपर, सिल्वर, Hg तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आ जाए, कॉपर की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो आप फटाक से ना कॉपर क्लोराइड लिख दीजिएगा और हाइड्रोजन, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपर, सिल्वर और Hg यानी मरकरी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला है हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी हमारा हाइड्रोजन गैस देती है। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रोजन बना। एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट हाइड्रोजन बना। अब मोस्ट VVI टॉपिक, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सभी धातुएं जो होती हैं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। आखिर क्यों, प्रश्न आता है। सभी धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। हालांकि हमने पढ़ा कि तनु अम्ल अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ ऐसा नहीं है। धातु में नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है, जो धातु के हाइड्रोजन के साथ यानी कि तनु अम्ल के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण कर लेता है और अपने को स्वयं किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चाहे वो हमारा N2O हो, NO हो, चाहे NO2 हो, नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बदल जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। कब? अति तनु नाइट्रिक अम्ल के केस में। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आइए अगला थोड़ा सा उसका अगला अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। अम्ल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट एक्वारेजिया, जो कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है, यानी लैटिन शब्द का रॉयल जल का लैटिन शब्द है एक्वारेजिया, जिसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसमें 3:1 का मिश्रण होता है। मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। यह एक ऐसा अम्ल है जो सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है। हालांकि अकेले ना ही सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्षमता है और ना ही सांद्र नाइट्रिक अम्ल, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है तो इसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि यह सोना तथा प्लेटिनम को भी गला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। एक और गुण पढ़ने के बाद हमारे धातु के रासायनिक गुण समाप्त हो जाएंगे। वो है अन्य लवण के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। जैसे
आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो यह कॉपर को विस्थापित कर देगा, उस धातु में उस कंपाउंड से, उस यौगिक आयन से इसको विस्थापित कर देगा, यानी कि इस आयरन सल्फेट का जगह ले लेगा, यानी कि कॉपर को हस्तांतरित कर देगा, हटा देगा। FeSO4 फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग होगा। यही अभिक्रिया अगर जिंक के साथ कराते हैं तो जिंक की अभिक्रिया अगर कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो कॉपर की तुलना में जिंक अत्यधिक सक्रिय है। अपनी सक्रियता श्रेणी का एक बहुत ही जबरदस्त टिक बताया था कि किस नगर का मालिक आज जंजीर फिर से पकड़ा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते प्लीज आप उस वीडियो को देख करके सक्रियता श्रेणी को आप याद रख सकते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को हटा देते हैं। मतलब कि जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग होगा। इस वीडियो में हमने धातु के रासायनिक गुणधर्म को, हालांकि यह पुराना टॉपिक है लेकिन हमने इसको एक नए अंदाज में आपको बताया। अगले वीडियो में हम लोग आयनिक यौगिक और उनके गुणधर्म के बारे में जानेंगे। उस अगली वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।